हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तब ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्री और मेंस का पूरा सिलेबस क्या है और परीक्षा में कहाँ से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर इसे आप चेक कर लीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज का जो पहला वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन होगा, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और ये हैं आपके ऑप्शन, जिसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। वर्तमान में बिहार के भागलपुर में एक गांव मिलेगा आपको जिसका नाम है अंतिचक। तो अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। किसने की थी? पाल राजा धर्मपाल ने। तो ये प्रश्न कई बार यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यूपीपीएससी आरओ 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, यानी कि अनुग्रह नारायण। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। और आगे कई सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसमें समझने वाली बात नहीं होती है दोस्तों। देखो, कुछ चीज़ें समझने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें रटने के लिए होती हैं। तो जहाँ पर रटने की जरूरत पड़े उन चीज़ों को आप रट लिया करो। और अगला क्वेश्चन होगा, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CR दास, ऑप्शन बी, यानी कि चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होने को था, तो सुभाष ने उनका पुरजोर विरोध किया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए, कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस महिला फ्लाइंग लेफ्टिनेंट को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनने का अवसर मिला? तो अब प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पहली महिला फाइटर हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था वर्ष 2021 में, और इनका नाम है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर विकल्प ए और सी, ये दोनों नाम भी आपको याद रहने चाहिए। बात करें अगर तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। तो भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट थी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ये वाराणसी से हैं। और प्रियंका मोहिते का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। पश्चिम महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। तो ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना वर्ष 2021 में की गई है। आपको बताना यह है कि भारतीय विरासत संस्थान का हेड ऑफिस मुख्यालय कहाँ पर है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नोएडा उत्तर प्रदेश में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ और भी ऐसे संस्थान हैं जो अभी हाल ही में अस्तित्व में आए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि 2021 में आया अस्तित्व में, और ये रक्षा अध्ययन के लिए खोला गया पहला विश्वविद्यालय है जो कि आपको मिलेगा गांधीनगर गुजरात में। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये खोली गई कहाँ पर? 2020 में गांधीनगर गुजरात में। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तय अवधि को कम करके कब तक कर दिया है? पहले ये जो अवधि थी ये 2030 तक थी, अब इसे घटाकर 2025 कर दिया गया है, यानी कि विकल्प सी आप यहाँ पर करेक्ट है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे तो एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल मतलब एक तरीके का अल्कोहल। जब गन्ना होता है ना, तो गन्ने से भी ये पैदा होता है और अन्य चीज़ों से भी ये निकलता है, और पर्यावरण के लिए ये
आप पर्यावरण का इसे दोस्त मान सकते हैं, इको फ्रेंडली होता है। पेट्रोल में मिलाकर इससे गाड़ियों को चलाया जा सकता है, यानी कि गाड़ियों में यह फ्यूल की तरह काम करता है। और वर्ष 2020 में सरकार ने 2022 तक ईंधन ग्रेड के में जो है एथेनॉल को 10% पेट्रोल में मिलाने की बात कही थी, जिसे बढ़ाकर अब 2025 तक कर दिया गया है कि लगभग 30%, मतलब 30% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा गाड़ियों के पेट्रोल में। ठीक है। 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर शामिल नहीं हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे पॉइंट्स भी आपको याद रखने होंगे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था, और इसमें बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो विकल्प बी इसका करेक्ट होगा, बरार। 1565 में तालीकोटा का युद्ध संयुक्त मोर्चा और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। संयुक्त मोर्चे में कौन कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार इसमें नहीं था, और इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे ने विजयनगर पर, मतलब विजयनगर साम्राज्य को पराजित भी किया था संयुक्त मोर्चे ने मिलजुल कर। ठीक है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेंगे यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में। तो सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड हैकल। शिशुबद्ध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसमें जो है सी और डी भी करेक्ट है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड हैकल, ये आपका गलत होगा, यानी कि यही हमारा उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। तो हिंदू विवाह यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय जारी किया गया था, मतलब इसको लागू किया गया था, और इसमें विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की गई थी। अच्छा, ये बताओ कि स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? स्ट्रेची आयोग का संबंध था किससे, ये बताओ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने किया था, ये भी याद रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ। चौरी चौरा कांड 1922 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1940 में। ये गलत है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, और अध्यक्ष पद को लेकर विवाद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, इसको आप याद रखना। देश के विभाजन पर किसने कहा कि हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? और ये स्टेटमेंट दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खां, बहादुर खां आदि नाम से भी जाना जाता है, 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था, जिसको सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं? अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आए ना आए आपको पता होना ही चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। साथ ही साथ एक देश और है, इसका नाम है इरिट्रिया। तो याद रखना, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया कहे जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र हैं, और इनका आकार सींग के जैसा है, इसलिए इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। बाब अल मंदेब जलसंधि किन दो भौगोलिक भागों को अलग करती है? बाब अल मंदेब जलसंधि किन दो भौगोलिक भागों को अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमालिया से यमन को। अच्छा, ये बताओ कि सोमालिया कहाँ पर स्थित है और यमन कहाँ पर स्थित है? तो सोमालिया स्थित है अफ्रीका में, यमन स्थित है एशिया में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में अवस्थित नहीं है? मतलब ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या फिर पीर पंजाल श्रेणी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न क्या है? कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में अवस्थित नहीं है? तब इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि शिवालिक श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी आती है। इसमें शिवालिक श्रेणी जो है वो नहीं आती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, और यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना होगा। हिमालय की पर्वत चोटियों के संदर्भ में
पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। अगर आप पूर्व से चलेंगे पश्चिम की ओर तब सबसे पहले आपको कौन सी चोटी मिलेगी, उसके बाद कौन सी चोटी मिलेगी, उसके बाद कौन सी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मिलेगा नामचा बरवा, फिर आपको मिलेगा कंचनजंगा और फिर मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट, लास्ट मिलेगा आपको नंदा देवी, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और क्रमशः अगर देखें तो नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा ये बताओ कहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा है सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट नेपाल और नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। अब जोवियन ग्रह क्या होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो पहले तो इसका उत्तर दे लो कि कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तब इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि बुध। बुध क्या है, बुध एक पार्थिव ग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य से कुछ दूरी के बाद, मतलब बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बाद जो ग्रह बने हैं वो मतलब मिट्टी से नहीं बने हैं, वो गैस और धूल कणों से बने हैं। इसमें बृहस्पति भी आता है, शनि भी आता है, यूरेनस भी आता है, ठीक है। हाँ, प्लूटो एक बौना ग्रह है, ड्वार्फ मतलब सैटेलाइट कहा जाता है इसे, ड्वार्फ प्लानिट कहा जाता है, तो ये भी आपको पता ही होगा। तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और जोवियन ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सी जलधारा है जो काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। हालांकि एक्चुअली में जिसका रंग है ये बहुत ही डीप ब्लू है, लेकिन ये काले जैसा लगता है, इसलिए इसे काली धारा के नाम से जानते हैं, जापान की काली धारा। तो फ्रेंड्स, क्यूरोसियो जलधारा ये आपको याद रखना होगा। ये बताओ कि नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं। नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं, ये प्रश्न मैं आपको इसके पहले भी करवा चुका हूँ। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा 8, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। ये आपके रिवीजन के लिए दिया गया प्रश्न था। तो ये 8 देश कौन कौन से हैं, ये है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। तो नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कुल मिला के 8 देश जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। कई सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तब आप इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।